कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। 2019 की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी जोकर, और ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को बहुत पसंद आई। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जोकर को, और हाँ, जिसने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कास्ट ऑफ द मूवी। लीड एक्टर हैं होआकिन फीनिक्स, जो आर्थर फ्लेक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम है रॉबर्ट डेनिरो का, जिनको कौन नहीं जानता, वो इस मूवी में मर्फी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सपोर्टिंग कास्ट में है ज़ेज़ी बीट्स, ब्रेट कलन और फ्रांसिस कॉनरॉय। इस मूवी के डायरेक्टर है टॉड फिलिप्स, जिनकी हैंगओवर ट्रिलॉजी को आप सबने देखा होगा। ये मूवी 1981 की गॉथम सिटी में बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में आर्थर अपने ड्रेसिंग रूम में अपने काम के लिए तैयार होता है। उसका मेन काम सड़कों पर अपना एक्ट परफॉर्म करने का है। एक दिन आर्थर के काम के वक्त कुछ बुलीज उसका साइन बोर्ड छीन लेते हैं और बाद में उसे बहुत मारते भी हैं। अगले सीन में हमें जोकर की लाफ सुनने को मिलती है, जो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस सीन में उसकी एंजाइटी को भी दिखाया गया है। अगले सीन में हमें उसकी लाफिंग कंडीशन के बारे में पता चलता है, जिसे हम पैथोलॉजिकल लाफ्टर से भी जानते हैं। वहीं मूवी में आर्थर की माँ का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है, जो काफी बीमार दिखाई देती है। उसकी माँ की बीमारी को आगे सीन में एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ थॉमस वेन का टॉपिक माँ और बेटे के बीच शुरू हो जाता है। इस सीन में माँ और बेटे की एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई है, जहाँ वो दोनों मिलकर मरी का टॉक शो देखते हैं। तभी आर्थर को मरी के टॉक शो में दिखाया जाता है, जहाँ मरी आर्थर का एंथुजियाज्म देखकर उसे कैमरा के आगे बुलाता है और उसका तालियों से वेलकम करता है। लेकिन सीन खत्म होते ही ये पता चलता है कि वो सब एक आर्थर का इल्यूजन था। अगले सीन में आर्थर का साथी उसे प्रोटेक्शन के लिए एक गन देता है। आर्थर का बॉस उसे डांटता है और हमें आर्थर की मेंटल इंस्टेबिलिटी पहली बार दिखती है। घर की तरफ जाते हुए आर्थर अपनी नेबर से मिलता है और यहाँ सोफी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। घर में आर्थर अपने स्टैंड अप एक्ट के लिए नोट्स लिखना शुरू करता है। सोफी और आर्थर एक बार फिर मिलते हैं, जहां आर्थर उसे अपने शो पे बुलाता है। अगले दिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक परफॉर्मेंस के दौरान उसकी जेब से वो गन गिर जाती है और इस रीजन से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। सबवे में घर वापस जाते हुए उसे 3 वेन एंटरप्राइजेज के एम्प्लॉय मिलते हैं, जो उसे काफी मारते हैं। उन तीनों और आर्थर के बीच लड़ाई होती है और आर्थर सेल्फ डिफेंस में 2 को गोली मार देता है और फिर तीसरे का भी मर्डर कर देता है। इसके बाद आर्थर की इंसैनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बाथरूम में डांस करता है। मर्डर के बाद आर्थर सोफी के पास चला जाता है और उसे पैशनेटली किस करता है। वहाँ थॉमस वेन मर्डर को कंडेम करता है और गॉथम के आम लोगों को क्लाउन बोलता है। इस रीजन से गॉथम में राइट्स शुरू हो जाते हैं और लोग क्लाउन का मास्क पहनकर प्रोटेस्ट करते हैं। पैसे ना होने की वजह से आर्थर मेडिसिन नहीं खरीद पाता, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ता है। उधर आर्थर अपने स्टैंड अप एक्ट में नर्वसनेस की वजह से हंसना शुरू हो जाता है। सोफी भी आर्थर का शो अटेंड करती है। सोफी और आर्थर का रिलेशन और गहरा हो जाता है। घर वापस आने पर आर्थर को उसकी माँ का लेटर मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि थॉमस वेन ही उसका बाप है। अगले दिन आर्थर थॉमस वेन के घर जाता है। वहाँ उसे यंग ब्रूस वेन मिलता है, लेकिन अल्फ्रेड ब्रूस को वहाँ से ले जाता है। वहाँ पेनी को एक स्ट्रोक आता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आर्थर एक इवेंट में थॉमस वेन से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसका ही बेटा है। लेकिन थॉमस उसे बोलता है कि ये सब झूठ है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि पेनी ने उसे अडॉप्ट किया था और वो मेंटल हेल्थ इश्यूज और डिल्यूजन्स की वजह से आर्कम मेंटल हॉस्पिटल में रही थी। अगले दिन आर्थर को मरी के शो पे एज ए गेस्ट आने का इन्विटेशन मिलता है। आर्थर आर्कम हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ की फाइल्स चोरी करता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ फिजिकल अब्यूज की वजह से मेंटली इल हो गई थी और डिल्यूजनल भी बन गई थी। साथ ही साथ उसे ये पता चलता है कि वो भी अडॉप्टेड है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि पेनी का बॉयफ्रेंड यंग आर्थर को अब्यूज करता है और सेवियर हेड ट्रॉमा की वजह से वो मेंटली अनस्टेबल बन गया था। उसी रात वो सोफी के अपार्टमेंट में जाता है, जहां हमें मूवी का सबसे अमेजिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है। सोफी आर्थर को देख के शॉक हो जाती है और जाने को कहती है। आर्थर को तब रियलाइज होता है कि ये सब उसके डिल्यूजन्स थे और सोफी और उसका रिलेशन सिर्फ उसके दिमाग में ही चल रहा था। उसके बाद आर्थर की मेंटल स्टेबिलिटी और खराब हो जाती है। अगली सुबह आर्थर हॉस्पिटल जाके अपनी माँ का मर्डर कर देता है। घर वापस आके आर्थर मरी के शो की तैयारी करना शुरू कर देता है। तभी 2 एक्स को वर्कर्स उसके घर आते हैं, जिनमें से एक को आर्थर ब्रूटली मार देता है। अगले ही सीन में हमें आर्थर जोकर के फुल ड्रेस और मेकअप में दिखता है।
उसके बाद आर्थर मरी के शो में पहुंचता है। शो शुरू होने से पहले मरी और आर्थर की एक मुलाकात होती है जिसमें आर्थर मरी से कहता है कि वो उसे जोकर नाम से इंट्रोड्यूस करे। शो में आर्थर की एक अमेजिंग एंट्री होती है और क्राउड उसे काफी पसंद करता है, लेकिन फिर आर्थर मर्डर को कन्फेस करता है और बैड सोसाइटी की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि लोग मेंटली इल लोगों को बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद आर्थर मरी को गोली मार देता है लाइव ऑडियंस और लाइव कैमरा के सामने। उसी टाइम आर्थर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वहाँ गॉथम में राइट्स और केओस देखकर आर्थर काफी खुश हो जाता है और कुछ राइटर्स बाद में आर्थर को पुलिस कार से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एली में एक आदमी जोकर का मास्क पहनकर थॉमस वेन और मार्था का मर्डर कर देता है और ब्रूस को अकेला छोड़ देता है। वहाँ आर्थर लोगों का सपोर्ट देखकर खुश हो जाता है और उनके सामने डांस करना शुरू कर देता है। फिर वो अपने ही ब्लड से खुद के चेहरे पर एक स्माइल बना देता है। दोस्तों, ये सीन मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीन था। मूवी के एंड में जोकर आर्कम असाइलम के एक साइकेट्रिस्ट के साथ बैठकर हंसता है। जब डॉक्टर उससे पूछती है व्हाट्स सो फनी, आर्थर का रिप्लाई आता है एक जोक सोच रहा था। तब डॉक्टर उससे पूछती है कौन सा जोक, और आर्थर रिप्लाई देता है तुम नहीं समझोगी। उसके बाद आर्थर बाहर आता है और खून के धब्बे फ्लोर पर दिखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसने डॉक्टर को भी मार दिया। मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर मूवी को ध्यान से देखा जाए तो मूवी में डिल्यूजन्स के बहुत सारे सीन्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्थर का मरी के शो को अटेंड करना, पेनी का ये सोचना कि आर्थर थॉमस वेन और उसका बेटा है, आर्थर और सोफी का एक रोमांटिक रिलेशनशिप, ये सब डिल्यूजन्स थे। लेकिन दोस्तों, दिमाग हिला देने वाला सीन मूवी के एंड में तब आता है जब आर्थर अपने ही जोक पे हंसता है और डॉक्टर से कहता है कि तुम नहीं समझोगी। उससे एक एक्सप्लेनेशन ये डिड्यूस होती है कि पूरी मूवी की कहानी आर्थर का एक डिल्यूजन था। सब कुछ उसके दिमाग में चल रही उसकी सोच थी। दिमाग हिला या नहीं, थोड़ा बहुत तो हिला ही होगा। डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी और सब कुछ व्यूअर्स पे छोड़ दिया। फ्रेंड्स, आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस मूवी को आर्थर के नजरिए से दिखाया गया है। शुरू से लेकर एंड तक आर्थर इस मूवी को इनडायरेक्टली नरेट करता हुआ दिखाया गया है। ये मूवी एक डार्क, ड्रामेटिक और थ्रिलिंग मूवी है। टॉड फिलिप्स ने इस मूवी को बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अमेजिंग है और काफी सीन्स को बहुत अच्छे से शूट किया गया है। कूडोस टू द स्क्रीन प्ले राइटर जिसने ये मूवी को काफी ग्रिपिंग बनाया है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, जिसे हम बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहते हैं, काफी थ्रिलिंग है और मूवी की टोन को फुल्ली मैच करता है। ये मूवी मेंटल इलनेस और उसके इफेक्ट्स की थीम को डील करती है। सोसाइटी का मेंटली इल लोगों को ट्रीट करना और मेंटली इल लोगों की हार्श रियलिटी को दिखाता है। इस मूवी को एक एजुकेशनल मूवी की तरह भी देखा जा सकता है, जहां पर हम ये सीख सकते हैं कि एक मेंटली इल इंसान कैसे एक वायलेंट और मर्डरर बन सकता है। ये एक कॉमिक बुक कैरेक्टर की अनकन्वेंशनल रियल वर्ल्ड एडेप्टेशन है। अनकन्वेंशनल या डिफरेंट मूवी की सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि इस मूवी का मेन विलन ही इसका मेन कैरेक्टर है और इस मूवी में कोई प्रोटैगनिस्ट या हीरो नहीं है। इस रीजन की वजह से कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन मेरे लिए ये मूवी एक मास्टरपीस से कम नहीं थी। और हॉकिन फिनिक्स का जोकर मुझे हीथ लेजर के जोकर से काफी ज्यादा अच्छा लगा। आई बटन पर दिए गए पोल में आप सब ये बताइए कि आपका फेवरेट जोकर कौन था। ये मूवी एक कल्ट क्लासिक मूवी टैक्सी ड्राइवर से इंस्पायर है, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो ने मेन लीड का कैरेक्टर प्ले किया था। वॉकिन फिनिक्स ने इस मूवी के लिए 25 kg वेट रिड्यूस किया था। सैडली ये मूवी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को बिलोंग नहीं करती, तो हम इस जोकर को आने वाली द बैटमैन मूवी में नहीं देखेंगे। मूवी ने $1 बिलियन की कमाई करके हाईएस्ट ग्रॉसिंग R-रेटेड मूवी का रिकॉर्ड भी बना दिया। ये मूवी 11 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से हॉकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर और हिल्डुर गुनाडोटिर को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला था। इन दोनों को गोल्डन ग्लोब भी मिला। रोल की प्रिपरेशन के लिए हॉकिन फिनिक्स ने पैथोलॉजिकल लाफ्टर की वीडियोस देखी थी। ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो डू चेक इट आउट। हॉकिन फिनिक्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक सीक्वल के लिए इंटरेस्टेड है, बट सीक्वल की कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। कई लोग ये भी मानते हैं कि आर्थर असली जोकर नहीं है और शायद असली जोकर आर्थर फ्लेक से ही इंस्पायर होकर जोकर बनेगा। एक मूवी रिव्यू चैनल ने बहुत गलत एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि हम इस जोकर को बैटमैन मूवी में देखेंगे। मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल गलत खबर है। ये मूवी डीसी यूनिवर्स की मूवीज को बिलोंग नहीं करती। ये एक स्टैंड अलोन मूवी है जो किसी भी और डीसी मूवी से कनेक्टेड नहीं है। इसी चैनल पर यह भी बताया गया था कि आर्थर थॉमस वेन का बेटा है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। बैटमैन बिगिंस से पहले 2003-04 के आसपास एक नई बैटमैन मूवी आ रही थी, जिसमें हॉकिन फिनिक्स को बैटमैन के रोल के लिए कंसिडर किया गया था।
लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो मूवी नहीं आ पाई। और दोस्तों, कोइंसिडेंस देखिए कि ऑलमोस्ट 15 साल बाद हॉकिन फिनिक्स को जोकर का रोल मिला। आप सब कमेंट्स में नीचे ये बताइए कि हॉकिन फिनिक्स बैटमैन के रोल में कैसा लगता। तो इसी के साथ ये इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और कोई भी सजेशन हो तो यू आर वेलकम। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से मोटिवेट होकर मैं ऐसी ही और भी एक्सप्लेन वीडियोस और बहुत कुछ लेकर आता रहूँगा। सो टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप चिलिंग।